दोस्तों, कल्पना कीजिए समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा वीरान द्वीप जहां चारों तरफ सिर्फ हवा की सीटी, लहरों का शोर और अनंत खामोशी हो। और अचानक आप अकेले हों। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस डर, भूख और अनिश्चितता। सवाल ये नहीं कि आप कैसे जिंदा रहेंगे, सवाल ये है कि आप कितने घंटे जिंदा रह पाएंगे। लेकिन एक इंसान, अलेक्जेंडर सेलकर्क, उसने सिर्फ एक दिन, 2 दिन या एक महीना नहीं, बल्कि पूरे 4 साल 4 महीने उसी वीरान द्वीप पर अकेले गुजारे। कोई साथी नहीं, कोई मदद नहीं, बस प्रकृति, संघर्ष और उम्मीद की आखिरी लौ। कहानी शुरू होती है साल 1704, जब ब्रिटिश जहाज़ों का एक बेड़ा स्पेन से भिड़ने निकल चुका था और इसी मिशन में था सेलकर्क। लेकिन एक लड़ाई के बाद उसका जहाज बुरी तरह टूट चुका था। सेलकर्क समझ गया था कि ये जहाज आगे बढ़ा तो सब डूब जाएंगे। उसने कप्तान को चेताया, पर कप्तान का अहंकार समुद्र से भी बड़ा निकला। बहस बढ़ी और गुस्से में कप्तान ने कहा, अगर इतना डर है तो यहीं उतर जाओ। और यही वो पल था जिसने इतिहास लिख दिया। जहाज एक छोटे बेरहम द्वीप के पास रुका और सेलकर्क को वहीं उतार दिया गया। बस एक बंदूक, कुछ बारूद, थोड़े कपड़े, एक बाइबल और कुछ खाना। जहाज धीरे धीरे दूर गया, आवाजें धुंधली हो गईं और फिर सब खामोश। समुद्र के किनारे बैठकर उसके सामने सिर्फ एक सच था, अब वो अकेला है। पहली रात समंदर की गूंज नहीं, खामोशी डरावनी थी। हर पत्ता, हर हवा का झोंका उसे किसी जानवर सा लगता था। उसे लगा अगले ही दिन जहाज वापस आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। और यही था उसका असली संघर्ष का आरंभ, एक ऐसा संघर्ष जिसने इंसान की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। पहले कुछ दिन अलेक्जेंडर सेलकर्क ने सिर्फ उम्मीद पर गुजारे। तट पर बैठकर वो हर लहर को देखता, हर हवा के झोंके को सुनता और हर गुजरते बादल में ये तलाशता कि शायद कहीं कोई जहाज दिख जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी छोटी सी थैली में रखा भोजन खत्म होने लगा और सच पहली बार उसे काटने आया। अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो ये द्वीप उसकी कब्र बन जाएगा। भूख ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। पहले उसने फलों की तलाश की, फिर चट्टानों के बीच जमा बरसाती पानी पीकर खुद को जिंदा रखा। उसे समझ आ गया कि अगर उसे जीवित रहना है तो जंगल में कदम रखना ही होगा। उसने तट छोड़कर पहाड़ी ढलानों की ओर रुख किया और वहीं 2 छोटी झोपड़ियां बनाईं, एक अपने रहने के लिए, दूसरी अपने सामान को बचाने के लिए, ताकि बारिश, जानवर और तूफान उसका सब कुछ न छीन ले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन। द्वीप पर जंगली बकरियां थीं, पर सवाल था, क्या वो उन्हें पकड़ पाएगा? पहली बार उसने बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन गोली नीचे लगी, बारूद बर्बाद हुआ और बकरी भाग गई। उसके हाथ कांपने लगे। अगर ये भी ना हुआ तो मैं खत्म हूं। लेकिन यही वो जगह थी जहां उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। उसने बंदूक छोड़ दी और प्रकृति से लड़ने का फैसला किया। पत्थर से भाला बनाया, बेलों से रस्सी बनाई और रोज पहाड़ियों पर चढ़ चढ़कर खुद को शिकार करना सिखाया। कई बार वो घंटों दौड़ता, गिरता, छिल जाता, खून निकल आता, पर हार नहीं मानता। फिर एक दिन वो पल आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। एक बकरी ऊंची चोटी पर चल रही थी। सेलकर्क उसके पीछे पीछे चढ़ा। चट्टानें फिसलन भरी थीं, हाथों में छाले पड़ चुके थे और तभी उसका पैर फिसला। वो जोर से नीचे गिरा, सीधे बकरी के ऊपर। दोनों साथ गिरे। बकरी चिल्लाई, लेकिन उस झटके में वो इतने करीब था कि उसने उसे पकड़ लिया। गिरने से उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन उस चोट से बड़ा था वो पहला पल जब उसने सचमुच कुछ हासिल किया था। वो बकरी सिर्फ भोजन नहीं थी, वो था एक संदेश। तुम अकेले हो, पर तुम हारने वाले नहीं हो। शाम को उसने सूखी लकड़ी रगड़ी रगड़ी, हाथ जल गए, अंगुलियों में छाले पड़ गए, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जब धुएं की पहली पतली लकीर उठी, जब आग की पहली छोटी लौ जली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आग सिर्फ खाना पकाने की लौ नहीं थी, वो उसकी जीत, उसकी जिद, उसका पहला हथियार थी, जिसने उस वीरान द्वीप की अंधेरी रातों में पहली बार रोशनी दिखाई। धीरे धीरे वो द्वीप अब उसके लिए सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक गुरुकुल बन गया था, जहां हर दिन उसे नई परीक्षा देनी पड़ती थी। बकरियों का शिकार कर पाना उसके लिए एक जीत थी, लेकिन आग बचाए रखना उससे भी कठिन।
हवा का एक झोंका और सारी मेहनत खत्म। इसलिए वो हर रात आग को राख में दबा कर सोता, ताकि सुबह फिर वही हल्की सी लाल चमक उसे जिंदा रख सके। लेकिन असल बदलाव तब आया जब बकरी का मांस पकने की खुशबू से 2 जंगली बिल्लियां उसके पास आ गईं। पहले तो वो डरकर पीछे हटा, पर जब उसने मांस का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया, बिल्लियां धीरे धीरे उसकी दोस्त बनती गईं। और इसी पल से उस वीरान द्वीप पर पहली बार उसे अकेला महसूस नहीं हुआ। वे बिल्लियां सिर्फ साथी नहीं थीं, वे उसकी सुरक्षा थीं। रात में वे हर आवाज़ पर सतर्क हो जातीं, कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी कहीं दूर किसी जानवर की गर्जना। उनके व्यवहार से वो समझ जाता कि खतरा पास है या दूर। अब उसके दिन आग बचाने, शिकार करने और खुद को जिंदा रखने की लड़ाई में बीतते। पर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी नसों में पहली बार सच्चा डर भर दिया। वो समुद्र तट पर था जब उसने दूर एक जहाज देखा। उसने आंखें मिचमिचाकर ध्यान से देखा और उसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। जहाज पर स्पेन का झंडा था, वही दुश्मन देश जो इंग्लैंड के प्राइवेटियर्स को पकड़कर यातनाएं देता था। वो जानता था कि अगर उसने मदद मांगी तो ये द्वीप उससे भी ज्यादा खतरनाक जगह बन जाएगा। इसलिए वो चट्टानों के पीछे छिप गया, सांसें रोक लीं और जहाज को गुजरते हुए देखता रहा। उसने संकेत नहीं दिया। वो जहाज दूर चला गया, लेकिन उस शाम उसने पहली बार महसूस किया, जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, समझदारी का नाम भी है। और किस्मत ने उसकी परीक्षा फिर ली। 1 साल बाद एक और स्पेनिश जहाज आया। इस बार वो और भी पास आ गया। नाविक उतरकर किनारे तक आ चुके थे। वो तुरंत जंगल में भागा, पेड़ पर चढ़ा और पत्तों मिट्टी से खुद को ढक लिया। नाविकों ने ऊपर देखा। एक बोला, शायद कुछ हिला। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो बस पत्ते हैं। और वे वापस लौट गए। अगर वो 1 सेकंड भी हिल जाता तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। उस रात उसने आग के पास बैठकर बाइबल पढ़ते हुए सिर्फ एक बात सोची, ईश्वर शायद अभी भी मेरी कहानी लिख रहे हैं। आगे के कई महीनों तक तूफान उसकी झोपड़ियों को गिराते रहे, बारिश सब कुछ बहाती रही, गर्मी उसकी त्वचा को जला देती और ठंड उसकी हड्डियों में उतर जाती। पर वो लड़ता रहा। उसने नए शिकारी हथियार बनाए, पेड़ों की जड़ों को पकाकर खाना सीखा, बकरियों का दूध उबाल कर पिया और धीरे धीरे वो उस द्वीप को ऐसे जान गया जैसे कोई बच्चा अपना घर जानता है। 3 साल बाद उसकी शक्ल इंसान से ज्यादा किसी जंगली राजकुमार जैसी लगती थी। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, बकरी की खाल का कपड़ा और सूरज में तपा हुआ चेहरा। लेकिन इन सबके बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी उम्मीद। हर सुबह वो सूरज को देखकर सोचता, शायद आज कोई जहाज आएगा। समय जैसे उसकी जिंदगी से बातें करता था, कभी तूफान बनकर, कभी खामोशी की शक्ल में। 4था साल शुरू हो चुका था और अब अलेक्जेंडर उस द्वीप को सिर्फ पहचानता नहीं था, उसे महसूस करता था। कहाँ बकरियां ज्यादा मिलेंगी, कौन सी चट्टानें बारिश के बाद फिसलती हैं, किस दिशा से हवा खतरनाक होती है, कहाँ पानी जमा होता है। वो इस द्वीप का राजा भी था और कैदी भी। उसने कई झोपड़ियां अलग अलग हिस्सों में बनाई ताकि तूफान एक को उड़ाए तो दूसरी उसे बचा सके। उसके कपड़े अब इंसानों जैसे नहीं रहे, पूरी तरह बकरी की खाल, सूखी नसों की सिलाई और कंधों पर हड्डियों की माला। वो चलते समय किसी किताब का योद्धा नहीं, किसी प्राचीन जंगल का देवता लगता। लेकिन अंदर वो अब भी वही इंसान था जो हर रात बाइबल खोलकर पढ़ता और आसमान से उम्मीद की एक किरण मांगता, भगवान मुझे यहाँ से ले चलो। इन 4 सालों में सबसे कठिन समय वो था जब उसकी आखिरी झोपड़ी तेज तूफान में आधी टूट गई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे समंदर खुद आकर उसे मिटा देना चाहता हो। बिल्लियां उसकी गोद में सहमी हुई थीं और वो खुद पत्थरों से झोपड़ी को पकड़कर बैठा था ताकि वो उड़ न जाए। उस रात उसने पहली बार सोचा कि शायद अब कहानी का अंत करीब है। लेकिन सुबह जब सूरज निकला, पेड़ों की शाखें टूटी पड़ी थीं, लेकिन वो और उसकी बिल्लियां जिंदा थे और ये उसके लिए एक नया संकेत था कि हिम्मत अभी हारनी नहीं है। उसके शरीर की भाषा बदल चुकी थी। वो दौड़ता ऐसे था जैसे हर पत्थर उसका साथी हो, शिकार का पीछा ऐसे करता जैसे बकरियों के कदम उसकी आंखों के सामने स्लो मोशन में चलते हों। उसने इतना अभ्यास कर लिया था कि सिर्फ पत्थर फेंककर बकरियों को गिरा देता। कभी कभी वो घंटों जंगल में छिपकर बैठा रहता, धरती की हल्की सरसराहट सुनते हुए। उसे पता चल गया था कि कब बकरियां थकती हैं, कब पानी पीने जाती हैं और कब आराम करती हैं। ये सिर्फ जीवित रहना नहीं था, ये प्रकृति के साथ एक ऐसा रिश्ता था जो इंसान को जानवर से भी ज्यादा समझदार बना देता है। और इसी बदलाव के बीच आया वो पल जिसने उसकी किस्मत बदल दी। 2 फरवरी 1709 की सुबह वो किनारे पर बैठकर बाइबल पढ़ रहा था।
सूरज बिल्कुल क्षितिज पर था और उसकी रोशनी समुद्र पर सोने की परत जैसी चमक रही थी। तभी उसकी नज़र दूर एक काली सी आकृति पर पड़ी। पहले उसे लगा ये बादल की छाया है, फिर उसने आंखें मिचमिचाईं और उसका दिल सीधे गले तक आ गया। समुद्र में एक जहाज था, नहीं, 2 जहाज। उसका शरीर कांपने लगा। ये सपना भी हो सकता था, भ्रम भी। लेकिन जब जहाज करीब आए, उसने अपनी सारी ताकत लगाकर आग की राख से धुआं निकाला। हाथ कांप रहे थे, आंखों में पानी था। कई बार उसने संकेत करने की कोशिश की और कई बार हवा ने धुआं उड़ा दिया, पर आखिरकार जहाज़ों ने दिशा बदल ली। वे उसकी ओर मुड़ गए। नावें किनारे उतरीं, नाविक उतरे। उनकी आंखों के सामने खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसका रूप किसी जंगली देवता से कम नहीं था। लंबी दाढ़ी, उलझे बाल, खाल के कपड़े और आंखों में 4 साल 4 महीने का दर्द, डर, हिम्मत और उम्मीद। और फिर उसने टूटी आवाज में अपना नाम कहा, अलेक्जेंडर सेलकर्क। नाविक दंग रह गए। उनका कप्तान वुड्स रॉजर्स उसकी हालत देखकर कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। 4 साल 4 महीने बाद अलेक्जेंडर इंसानों के बीच था। उसके आंसू समंदर की लहरों में गिरते जा रहे थे और उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं बच गया, सच में बच गया। जब नाविकों ने अलेक्जेंडर को सहारा देकर जहाज पर चढ़ाया, वो कांप रहा था। ठंड से नहीं, बल्कि उस एहसास से कि 4 साल 4 महीने बाद इंसानों को छूने का मौका मिल रहा है। जैसे ही वो लकड़ी के डेक पर पैर रखता है, उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसों से रुके बादल अचानक फट पड़े हों। नाविक उसे देखते रह गए। उनके सामने कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि जीवित इतिहास खड़ा था। उसकी दाढ़ी छाती से नीचे तक लटक रही थी। बाल जंगली पेड़ों की लता जैसे उलझे थे। शरीर बकरी की खाल में लिपटा था, लेकिन आंखों में ऐसी चमक, ऐसा दर्द और ऐसी जीत जिसे देखकर हर नाविक का दिल कांप उठा। कप्तान वुड्स रॉजर्स उसके पास आया, धीरे से कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। और अलेक्जेंडर टूट गया। इतने समय बाद उसने पहली बार किसी की आवाज़ सुनी थी जो उसे अपना मान रही थी। जहाज़ पर उसे साफ पानी मिला, गर्म खाना मिला और पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर जख्म, हर दर्द को आराम मिल रहा हो। पर सबसे बड़ा आराम वो था जो उसकी आत्मा को मिला। आज भी समुद्र की लहरें बड़े विस्तार से उसकी कहानी सुनाती हैं, कैसे उसने बिना कपड़ों, बिना सुरक्षा, बिना किसी इंसान की आवाज़ के सिर्फ हिम्मत, कौशल और उम्मीद के सहारे खुद को जिंदा रखा। उसे जब कप्तान ने नए कपड़े देने चाहे, उसने कुछ देर तक उन्हें यूं ही देखा, जैसे कपड़े नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हों। फिर धीरे धीरे उसने बकरी की खाल उतारी और नए कपड़े पहने। वो पल इतना भावुक था कि जहाज के आधे नाविकों ने अपनी नजरें झुका लीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली आत्मा वापस इंसान बन रही हो। जब जहाज उससे दूर होता द्वीप देखता रहा, अलेक्जेंडर चुपचाप रेलिंग पकड़े खड़ा था। उस द्वीप ने उसे तोड़ा भी था और बनाया भी था, सबक सिखाया भी था और बचाया भी था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जैसे वो कह रहा हो, मैंने तुम्हें हराया नहीं है, मैंने तुम्हें समझा है। इंग्लैंड वापस पहुंचकर ये कहानी पूरे यूरोप में गूंज उठी। अखबारों ने उसे रियल लाइफ क्रूसो, द मैन हु डिफाइड नेचर, द मिरेकल सर्वाइवर नाम दिए। लेकिन अलेक्जेंडर ने कभी खुद को हीरो नहीं कहा। वो हमेशा यही कहता, मैं जिंदा रहा क्योंकि उम्मीद मरी नहीं। सालों बाद जब उसे पूछा गया कि 4 साल 4 महीने अकेले कैसे जिया, वो बस मुस्कुराता और कहता, अगर इंसान अपने डर से बड़े हो जाए तो कोई समुद्र, कोई जंगल, कोई तन्हाई उसे मार नहीं सकती। उसकी कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत हो, दिल मजबूत हो और उम्मीद जिंदा हो तो इंसान अकेला भी जीत सकता है। दोस्तों, अलेक्जेंडर सेलकर्क की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि इंसान कितना कुछ सह सकता है, कितना कुछ झेल सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। अगर एक आदमी अकेले, बिना किसी के 4 साल 4 महीने तक मौत और तन्हाई को हरा सकता है, तो सोचिए हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से क्यों हार मानते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियाँ रात में सुनने में सुकून मिलता है, वो शांति, वो रोमांच, वो हल्की सी घबराहट, तो ये चैनल आपका ही घर है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन मानिए आप हमारी अगली कहानी मिस कर दोगे और वो फोमो आपको सुबह तक सोने नहीं देगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतज़ार आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी रात में, एक नई कहानी के साथ।